चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बोल भी दे गुड मॉर्निंग सबको, सबके लिए चलता है। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। उनको लगा होगा कि हम तुमको बोल रहे हैं, तुमको लगा हम उनको बोल रहे हैं, तो वही बात हो गई कि पारो को लगता है कि मैं शराब पीता हूँ। DDLJ वाला। कल से और सारे बच्चे भी आएंगे, आज नवरात्रि की वजह से इंक्वायरी किए हैं। क्लास शुरू होने के बाद धीरे धीरे जानते हैं ना, जैसे जैसे जानकारी होती है, हाँ वैसे वैसे बच्चे। तुम व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ है हमसे? हाँ, तो मैसेज किए थे तो हम जो क्लास हुआ था उसका लिंक भी शेयर किए थे व्हाट्सएप पर, स्टेटस में शेयर किए थे। मेरा स्टेटस नहीं देखता है तुम? देखा था तो देखो, कल भी डाले थे जो सेकंड क्लास हुई थी। हाँ, घर जाके देख लेना, ठीक है। पहली क्लास में तो सिलेबस ही डिस्कस किए थे और कल की क्लास में हल्का सा चैप्टर डिस्कस किए थे, उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे आज। हाँ बेटा, सबका क्लास होता है, थ्योरी का होता है, प्रैक्टिकल का होता है। जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे सिलेबस में वीडियो देख लिया रहेगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा, सब उसमें जिक्र कर दिए हैं। जब तुम्हारे पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है तो दोनों का क्लास होगा। हाँ, वो सब्सिडियरी में होगा, मनी बैंकिंग होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारा सेशन कौन सा है? 22 से 25 ना? 21 से 24, मतलब तुम्हारा परीक्षा भी होने वाला है। तेरा सेशन कब है, याद है तेरे को? 21 से 24 है, तो पार्ट 2 का फॉर्म तो भरा गया। अच्छा, तुम्हारा पार्ट 1 का भी रिजल्ट नहीं आया है? समझ गया हम, ठीक है। अच्छा, 20 से 23 वाले का कितना यहाँ लेट चलता है बताओ? 20 से 23 वालों का अभी पार्ट 2 का फॉर्म भरा रहा है, 21 वालों का अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया और 22 वालों का तो अभी कोई कान में सुगबुगाहट भी नहीं है। अभी लगेगा तुम्हारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में 6 से 7 महीना, ठीक है। हाँ, वो न्यूज़ ही रह गया। बिहार यूनिवर्सिटी में न्यूज़ ही रह जाता है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है लड़का, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई इसीलिए करते रहेंगे, बिहार यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रहेंगे। अच्छा है, जितना लेट रहेगा उतना हम लोग को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर की क्लास है और फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर तुम कुछ पढ़े नहीं होगे? अच्छा, तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कॉपी खोल लो बच्चों। हम लोग कल एक चैप्टर शुरू किए थे बीकॉम लेवल का, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बेहद इजी चैप्टर, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इस चैप्टर में कल हम लोगों ने कुछ बातों को सीखा था, मैं जल्दी जल्दी एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। 3 तरह के डेट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। 3 तरह के डेट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। पहले वाले डेट को क्या कहा था बेटा हम लोगों ने? हाँ, बिजनेस टेक ओवर किया गया, इससे हमको मतलब है। दूसरा जो तारीख था वो था डेट ऑफ, बिल्कुल सही बात है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो आखिरी डेट था उसको हम लोगों ने कहा था क्लोजिंग डेट। कौन सा डेट? क्लोजिंग डेट। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समामेलन की तिथि। समामेलन की तिथि। अच्छा, और यहाँ पर मैं खड़ा हो गया था इस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के डेट पर, और एक बार अपनी लेफ्ट तरफ देख रहा था और दूसरी बार अपनी राइट तरफ देख रहा था। जब लेफ्ट तरफ देख रहा था इस पीरियड को, ये दोनों ही पीरियड है, ये भी अवधि है और ये भी अवधि है। बीच में खड़ा होकर ये अपने समय काल को देख रहा है, अपने टाइम पीरियड को देख रहा है। तो जब ये अपनी लेफ्ट तरफ देख रहा है, बाईं ओर देख रहा है, तो इसको पता चला कि ये मेरा कौन सा पीरियड है? प्री पीरियड है। कौन सा पीरियड है? प्री पीरियड है। और जब ये अपनी राइट साइड देख रहा है, दाईं ओर देख रहा है, तो ये इसको पता चला कि ये इसका कौन सा पीरियड है? पोस्ट पीरियड है। कौन सा पीरियड है? पोस्ट पीरियड है। बोलना है, जब हम बोलते हैं मेरी क्लास में बोलना होता है, पोस्ट पीरियड है। अच्छा, तो ये तो हमको लेफ्ट और राइट के हिसाब से समझ में आ गया, लेकिन अगर अकाउंट्स के हिसाब से हम समझें, तो अगर आपसे कोई पूछे प्री पीरियड क्या होता है, तो अकाउंटिंग भाषा में अब आप इसी को समझने के बाद आसानी से बोल दिए थे कि सर वो पीरियड जो बिजनेस टेकन ओवर एंड कौन सा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बीच के ही पीरियड को क्या कहा जाता है? प्री पीरियड। और अकाउंटिंग भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा पोस्ट पीरियड क्या होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर, हाँ बिल्कुल सही बात है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर क्लोजिंग डेट का जो अवधि है, जो समय अवधि है, उस समय अवधि को ही कहा जाता है क्या? पोस्ट पीरियड। और अगर यही आपको प्री और पोस्ट समझ में आ गया, तो समझिए ये चैप्टर इसी आधार पर बनेगा। अब इस चैप्टर में जितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे, उनमें से हमको कुछ ट्रांजैक्शन को प्री में रिकॉर्ड करना होगा और कुछ ट्रांजैक्शन को पोस्ट में रिकॉर्ड करना होगा। तो सर क्या प्री और पोस्ट वाले ट्रांजैक्शन हमको अलग दिए होंगे? तो बिल्कुल भी अलग नहीं दिए होंगे। जाते जाते मैंने आपको यही समझाया था कल की क्लास में कि बेटा अब तक जो भी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे, वो इकट्ठे बनाते थे, वो एक साथ बनाते थे। पूरे साल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट साल के अंत में बनता है ना। अब क्या हुआ कि ये चैप्टर पढ़ने की नौबत तब आई जब हम सब बिजनेस को अभी चला रहे थे, अभी रजिस्टर नहीं कराया था, अभी बिजनेस को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। उसी बीच में हमारे बिजनेस को किसी ने खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसने बिजनेस को क्या किया? रजिस्टर कराया। तभी तो ये दोनों डेट अलग हो गया ना। बिजनेस टेकन ओवर, जिस दिन आपने बिजनेस को खरीदा, और जिस दिन आपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया, बनाया, कानूनी रूप दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों डेट्स अलग हो गई। तो जाहिर सी बात है, जो इस पीरियड का प्रॉफिट है बच्चों, जो इस वाले पीरियड का प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओगे, तो जिस दिन से आपने बिजनेस को फॉर्म किया है, उस दिन से लेकर के क्लोजिंग डेट का बनाओगे। और जिस दिन, जो अवधि जिसमें आपने बिजनेस फॉर्म किया ही नहीं था, उस पीरियड के प्रॉफिट को क्या आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भेज पाओगे? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता किसका है? बिजनेस का। और बिजनेस तो मेरा बन के यहां तैयार हुआ, यहां तो मेरा बिजनेस इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ था। तो ये जो अवधि का जो बच्चों प्रॉफिट है, ये जो अवधि का प्रॉफिट है, सवाल ये उठा कि इस प्रॉफिट को हम क्या नाम दें? इसको तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम भेज भी नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर में कहा गया कि प्री पीरियड के प्रॉफिट को अगर इस अवधि में बिजनेस ने कोई भी पैसा कमाया है, तो इस पीरियड के प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब हुआ, अगर इस पीरियड के
प्रॉफिट के नेचर को देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस के दो नेचर होते हैं, या तो ट्रांजैक्शन हमारा कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का मतलब हुआ पूंजीगत प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? पूंजीगत प्रवृत्ति का होता है, या तो ट्रांजैक्शन हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, राजस्व प्रवृत्ति, इसको कहते हैं हिंदी में क्या? राजस्व प्रवृत्ति। तो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़, क्या है ब्रेकिंग न्यूज़? तो हमने ये सीखा कि सर पहले तो आपने हमें ये समझा दिया कि प्री पीरियड क्या होता है और पोस्ट पीरियड क्या होता है, और सर आज अभी अभी आपने हमें यही सिखाया कि प्री पीरियड के प्रॉफिट को, जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा इस प्री पीरियड में, इस प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व। अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व का हिंदी सर बता दीजिए, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। उसका कारण ये है कि अकाउंट्स में आपको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किस में करने होते हैं? इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में। और सवाल भले आप हिंदी में पढ़ लो, लेकिन ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं इंग्लिश में। तो भैया उससे बेटर है कि दो चीज़ पढ़ने से सवाल हिंदी में, जवाब इंग्लिश में, उससे बेटर है कि जिस चीज़ को आपको लिखना है खाते के अंदर, आप अभी से ही उसको इंग्लिश में जानना शुरू कर दो, आपको थोड़ी भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और मेरा जितना अभी तक अनुभव रहा है बच्चों के साथ, मेरे से जो भी बच्चे जुड़ते हैं हिंदी मीडियम वाले, 1 महीने बाद उनका कहना यही रहता है कि सर इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी के मुकाबले, और आप भी ये चीज़ महसूस करने वाले हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और इस प्रॉफिट का नेचर, कौन से प्रॉफिट का नेचर? प्री पीरियड प्रॉफिट का नेचर। कौन से पीरियड का? प्री पीरियड प्रॉफिट का नेचर जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है या रेवेन्यू नेचर का होता है? तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा इसके साथ कैपिटल नेचर का होता है। ये छिछी है, इसकी तरफ हमको देखना भी नहीं है, गलत, और ये है सही। बात समझ में आ रही है? चलो तो एक बार ये वाला, ये दोनों तो कल लिखवाया था ना? लिखवाया था। ये वाला फटाफट लिख लो टूटे फूटे शब्दों में, बाकी नोट्स में एज इट इज मिलेगा। तुम नहीं लिखा था, फटाफट ये सब लिखो। बिजनेस टेकन ओवर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री पीरियड कहलाता है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्लोजिंग डेट पोस्ट पीरियड कहलाता है। और जल्दी से लिखो कि इस प्रॉफिट को प्री पीरियड प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी कारण भी बताऊंगा। लिख लिया? भाई इंतजार कर रहा है मेरा। ये बना लिया? तो जल्दी कर भाई, जल्दी कर, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी समझना है।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ रहेगी तो कॉन्फिडेंस पूरा रहता है अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जब आप बेसिक टर्म्स को छोड़कर सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो आपको फिर रटना पड़ता है एट द एंड कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसी भाषा में अकाउंट्स को सीखो कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे और ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे कभी अकाउंट बनाया है? ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये आएगा तो इसको यहाँ लिख देंगे, बिना दिमाग में आए हुए रटना पड़ता है। इंटर में, हाँ, ज़्यादातर बच्चे अकाउंट्स को ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं और आप याद नहीं कर सकते। इंटर में तो चलो सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड था तो कुछ हद तक संभव था कि आपने कर लिया। अब देखो बच्चों, अब अभी तक तो हमने ये समझा कि ये है हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर से मैं एक बार फ्लो चार्ट बना लेता हूं, और ये मेरा था बिजनेस टेकन ओवर। बिजनेस टेकन ओवर, अभी तक जो हमने केस समझा, केस 2 अब मैं आपको समझा रहा हूं। केस 2 में बेटा ये नंबर लाइन था और यहाँ से आगे भी मैं गया था। इसी वाले डेट को मैंने कहा था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये वाला था बिजनेस टेकन ओवर। और इस पीरियड को मैंने कहा था, कौन सा पीरियड? प्री पीरियड। बिल्कुल सही बात है। और अभी जो केस 1 मैंने डिस्कस किया, वो डिस्कस किया था कि इस प्री पीरियड में जो प्रॉफिट होगा, इस प्री पीरियड का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये चर्चा मैंने अभी अभी करी। अब इमेजिन करो, सोचो कि ज़रूरी थोड़ी है कि इस पीरियड के अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट हो। ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है, देयर मे बी अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस अवधि के अंदर बिजनेस को लॉस हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? लॉस हो जाए, हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। तो अब क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा? प्रॉफिट को तो चलो हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया, लॉस का क्या करेंगे? तो केस नंबर 2 का हेडिंग मैं आपको दिलवा सकता हूं कि अगर बिजनेस को लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कब हुआ? बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के बाद या इनकॉर्पोरेट होने के पहले? तो लॉस हेडिंग हो गया प्रायर टू, बोलो बेटा क्या लिखूं? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूं, समामेलन के पूर्व का हानि। समामेलन के पूर्व का हानि। अगर ये वाली सिचुएशन आपको नजर आ रही है, इस अवधि में बेटा हमको क्या हो गया? लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो इस लॉस का क्या किया जाए, ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, फिर से वही बात, अगर ये वाला लॉस बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के बाद हुआ होता तो भैया इस चीज को हम ट्रांसफर कर देते कहां ट्रांसफर कर देते? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट भी आता है और लॉस भी आता है। लेकिन संजोग से ये लॉस तो बिजनेस के बनने के पहले हो गया ना, तो ये तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बेटा देखो, 2 जगह इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, या तो लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी रिकॉर्डेड, इसको 2 जगह रिकॉर्ड किया जा सकता है, या तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट समझते हो ना, जो साल के अंत में हम बनाते हैं, जिम्मेदारियों और संपत्तियों का विवरण, बैलेंस शीट। अच्छा, और कहां दिखाएंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड, कहां इसको लिखते हैं? अंडर द हेड। अच्छा, बैलेंस शीट में बच्चों
याद रखना कई सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बैलेंस शीट जब आप बनाते थे। ये रहा बैलेंस शीट का हेडिंग, ये रहा हमारा बैलेंस शीट। इधर लिखते थे, क्या लिखते थे? लायबिलिटीज़, और इधर क्या लिखते थे? एसेट्स। अच्छा, एसेट्स में आप लिखते थे नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करेंट एसेट्स में दो तरह के एसेट्स लिखते थे, एक लिखते थे टेंजिबल और दूसरे लिखते थे इनटेंजिबल। और दूसरा आप बनाते थे हेडिंग करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स जब आप कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट देखे होंगे, जो कि इस फॉर्मेट में ना होके कुछ इस फॉर्मेट में होता है। सबसे ऊपर आप यहाँ क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसा कुछ याद आ रहा है? कंपनीज अकाउंट का बैलेंस शीट। ये वाला बैलेंस शीट हम बनाते हैं कब? पार्टनरशिप के केस में। कब बनाते हैं बच्चों? पार्टनरशिप के केस में। और ये वाला जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आप यहाँ लिखते हो इक्विटी और लायबिलिटीज और इसके नीचे लिखते हो क्या? एसेट्स। ऐसा बैलेंस शीट देखा है? बिल्कुल देखा होगा, 12वीं क्लास में भी देखा होगा, कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिला होगा। तो इस हाँ, और ये वाली बैलेंस शीट हम बनाते हैं किसके लिए? कंपनी के लिए। तो देखो जरा, ये जो लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, इसको किस तरफ रिकॉर्ड करना है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करेंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, करेंट एसेट्स के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। करेंट एसेट्स के अंदर आपको याद होगा कैश आता है, स्टॉक आता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हम और लिखते हैं, अदर करेंट एसेट्स। अदर जो बच गया उस करेंट एसेट्स को भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो अंडर द हेड ऑफ, सबसे पहले इसको किस हेड में रिकॉर्ड किया गया? करेंट एसेट्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स एज अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स। छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। अच्छा, या तो आप इसको यहां रिकॉर्ड कर दो, किसको? लॉस को। कौन सा लॉस? जो क्या है? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के पहले की जो हानि है उसको या तो एसेट साइड के बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, और बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करेंगे? किस हेड में? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में भी कहां? अदर करेंट एसेट्स। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट सारी पिक्चर को क्लियर कर रहा है। दूसरा बच्चों, या तो इसको रिकॉर्ड कर दो गुडविल के नाम से। किसके नाम से? गुडविल के नाम से। अब सवाल उठा कि चलो सर, ये तो समझ में आ गया, गुडविल के नाम से क्यों? गुडविल के नाम से क्यों? अच्छा, आपको तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये लॉस है, तो लॉस एसेट साइड में क्यों आएगा? ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। आ रहा है तो आ रहा है तो पूछना चाहिए, तब पूछोगे। बिल्कुल सही बात है। क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है? दिमाग की घंटी जलनी चाहिए कि सर अगर ये लॉस है फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्यों आएगा? अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम 12वीं क्लास में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे होगे, 12वीं क्लास में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे होगे, तो पार्टनरशिप अकाउंट में हमको दिया होता था बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में हमको कुछ रिजर्व दिया होता था। जैसे जनरल रिजर्व दिया होता था, ये था मेरा लायबिलिटी साइड और ये था मेरा एसेट साइड। हमको दिया होता था जनरल रिजर्व, हमको दिया होता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिया होता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, उसके बाद दिया होता था कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। अच्छा, तो इन सारे रिजर्व को बच्चों हम कहा करते थे रिजर्व एज पर लायबिलिटी साइड, रिजर्व एज पर लायबिलिटी साइड। और कुछ रिजर्व बच्चों ऐसे भी थे जो एसेट साइड में लिखे होते थे, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर आपको दिया होता था P&L अकाउंट, या लिखा होता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
इधर ही लिखा होता था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो इस इधर जो भी आपको रिजर्व फॉर्मेट में दिया होता था उसको हम कहते थे रिजर्व एज पर एसेट साइड, रिजर्व एज पर एसेट्स साइड। अब देखो ये एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसका मतलब जरा आपको समझा देता हूं। कई बार बिजनेस में क्या होता है कि आपको हैवी लॉसेस हो जाता है। अच्छा, आपने अकाउंट्स के अंदर बेसिक चीजें हैं, अगर आपको जानकारी नहीं भी होगी तो मैं बताते चलूंगा। मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता होगा। एक तरह का एसेट्स होता है जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सुना है ये वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? काल्पनिक संपत्ति। क्या कहते हैं? काल्पनिक संपत्ति। सुना है फिक्टिशियस एसेट्स? क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स? बिल्कुल सही बात है, बैलेंस शीट में दिखता तो है लेकिन वो एक्चुअल में हमारा एसेट्स होता नहीं है। और अगर आप इसके उदाहरण की बात करोगे तो एक तरीके से बिजनेस में हुए लॉसेस को ही हम अपने एसेट साइड में दिखाते हैं और धीरे धीरे करके उसको हम क्या करते हैं? खाते से हटाते हैं, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। मतलब बिजनेस ये कहता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुमको एक ही साल बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, अब देखो ना, बिजनेस के शुरू होने के पहले ही लॉस हो गया, तो बिजनेस के शुरू होने के पहले लॉस हुआ तो इस लॉस को हम कहां से एडजस्ट करेंगे? क्या इसको हम बिजनेस में एडजस्ट अपने, अगर फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होता है तो क्या उस प्रॉफिट से इस लॉस को एडजस्ट नहीं करेंगे हम? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो इस साल मैंने बिजनेस शुरू किया, इस साल मुझे 10 लाख का घाटा हो गया, अगले साल मुझे 20 लाख का मुनाफा हो गया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अगले साल के 20 लाख के मुनाफे को क्या 10 लाख से एडजस्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन कानून यह कहता है कि एक ही बार में नहीं किया जा सकता। उसका टाइम पीरियड होगा 7 साल, 8 साल। उसको धीरे धीरे करके हम खाते से क्या करेंगे? हटाएंगे, लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो इसीलिए बच्चों इस लॉस को, ये जो लॉस है इसको हम क्या मान लेते हैं? ये हमारी कौन सी संपत्ति है? काल्पनिक संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट्स है। और ये होने के नाते ये बैलेंस शीट के किस तरफ चला गया? एसेट साइड में चला गया। अब लॉजिक क्लियर है बेटा? क्लियर है तो मुंडी ऐसे ऐसे हिलाना है, वरना हम ना समझते हैं। एक्टिव रहना है मेरे साथ, तेरे को भी एक्टिव रहना है, ठीक है? अब देखो इधर दूसरा प्रश्न दिमाग में, सर ये गुडविल क्या है? इस लॉस को गुडविल की तरह कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या इसका कारण बता दूं? आइए, आप बीकॉम के बच्चे हैं इसलिए मैं इसका भी आपको कारण बता देता हूं कि एज अ गुडविल इसको क्यों लिखा जाएगा। इसको लिख लो यार पहले, वरना कहीं फिर मैं मिटा दूं। या रुको समझा देता हूं पहले, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं, किस चीज का? कि लॉस को मैं गुडविल क्यों लिखूं। लॉस को मैं गुडविल क्यों लिखूं? दो तरीका है बच्चों आपको पढ़ाने का ये चीज। या तो मैं आपको सीधा ये बता के छोड़ दूं कि बेटा लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के पूर्व की हानि को या तो बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड कर लो या फिर गुडविल की तरफ रिकॉर्ड कर लो। और इनफैक्ट जो बच्चे पढ़े हैं बीकॉम, मुझे लगता है उनमें से भी कईयों को ये बात पता नहीं होगी। बीकॉम सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे पहले से, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको जो नॉलेज मिला है और जो आपको अब मिल रहा है उसमें फर्क है या नहीं। खैर आओ समझते हैं कि इसको गुडविल क्यों कहेंगे। अच्छा, मैं फिर से चलूंगा आपके बचपन में। कहां चलूंगा? जब आप छोटे बच्चे थे। कौन से बच्चे थे? छोटे बच्चे थे, मतलब आप 12वीं क्लास में थे।
तो 12वीं क्लास में एक चैप्टर आया था आपको पढ़ने के लिए गुडविल। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस का बच्चा है जो कह रहा है सर मैंने 12वीं क्लास में तो कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो बीकॉम करते हैं साइंस वाले। कोई बात नहीं बेटा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं इन बच्चों से जरा निपट लूं। याद करो अपना बचपन, और बचपन का कौन सा दौर याद करना है, जब आप गुडविल चैप्टर पढ़ते थे। गुडविल निकालने का एक तरीका होता था। एक बात बताओ, सुनो, गुडविल क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो ये हुआ, गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? एक बात बताओ, गुडविल तुम ही बताओ क्या होता है पहले। एक तरीके से मैं अगर कहूं तो साख, रेपुटेशन, बिल्कुल सही शब्द कह रहा है कि जो बिजनेस का रेपुटेशन है। क्या है बिजनेस का? जो बिजनेस की इज्जत है, एक तरीके से जो बिजनेस की रेपुटेशन है, जो बिजनेस की साख है, जो बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस है, क्रेडिट वर्थनेस है, इन सबको ही कहा जाता है गुडविल। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, जो वो अपनी कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से बनाता है। कुछ उसी प्रकार से बिजनेस की भी अपनी क्या होती है? गुडविल होती है। अब सवाल ये उठा कि जैसे मैं तुमको एक बात कहूं कि तुम अक्सर सुनते होगे कि व्हाट्सएप को किसने खरीदा है, ये बात तुमको पता है? व्हाट्सएप को बिल्कुल सही बोल रहा है मार्क जुकरबर्ग, मतलब फेसबुक के मालिक ने किसको खरीद लिया? व्हाट्सएप को खरीद लिया। अभी अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि ट्विटर एक कंपनी है, और इस ट्विटर को किसने खरीद लिया? बिल्कुल सही बात है, मस्क साहब ने खरीद लिया, एलॉन मस्क ने। अब एक बात बताओ, आए दिनों भी तुम ये सुनते होगे कि इस कंपनी को इस कंपनी ने खरीद लिया, मिंत्रा को ये ने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट को ये ने खरीद लिया। फ्लिपकार्ट भी तो बिक गया, बिक गया। किसने खरीदा? वॉलमार्ट, वॉलमार्ट ने खरीदा। तो अपडेट रखना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अच्छा जब ये किसी कंपनी को खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसा देते हैं या कम पैसा देते हैं? इतना अधिक पैसा दे देते हैं कि अब सोचो ना, व्हाट्सएप इतना फेमस मैसेजिंग ऐप है, ये अपने आप को अगर नहीं बेचता तो शायद और अच्छा मुनाफा कमाता, लेकिन फेसबुक ने इतना ज़्यादा पैसा ऑफर कर दिया कि इसके मन में लड्डू फूट गया कि यार ओहो यार इतना मेहनत करेंगे। अब सोचो ना, देखो ना, अब तुम्हारी कोई ज़मीन है जिसकी वैल्यूएशन है 5 लाख रुपए, और तो कोई तुमको कहे कि हम अभी आपको 50 लाख रुपया गन देंगे, इसी वक्त बैठे बैठे गन देंगे, तो तुम कितने भी डिटरमिन्ड हो कि हमको नहीं बेचना है, एक पल के लिए तुम्हारे दिमाग में आएगा यार 5 लाख के बदले 50 लाख मिल रहे हैं, बेच के दूसरा खरीद लेंगे, दूसरी चीज बना लेंगे। तो सवाल ये उठा कि ये जो 45 लाख एक्स्ट्रा यहां तुमको दिए जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए तो मुनाफा है, तुम्हारे लिए मुनाफा है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए, ठीक है, आसान भाषा में सोचो कि उस संपत्ति की कीमत कितनी है ओरिजिनल में? 5 लाख, लेकिन उसको खरीदने के लिए सामने वाला पैसे कितने दे रहा है? 50 लाख। कितना फालतू देना पड़ रहा है? 45 लाख। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी तो पहले कहेगी ना कि ये मेरा तो एक तरीके से हानि ही है। अब तुम सोचो ना, तुम बाजार गए, कोई 100 रुपए की चीज है और तुमसे दुकानदार ने 500 रुपये ले लिए, तो तुम क्या कहते हो? ठग आ गए, नहीं ठग ले लख, कहते हो कि नहीं? काहे कहते हो ठग आ गए? नहीं, क्योंकि उस सामान की कीमत कम है लेकिन तुमने उसके औकात से ज्यादा पैसा दे दिया। तो ठगाने का मतलब क्या हुआ? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब आओ जरा यहां से हम आते हैं यहां। अब कंपनी के फॉर्मेट में सोचो कि व्हाट्सएप के पास, व्हाट्सएप की भी बैलेंस शीट बनी होगी, व्हाट्सएप कंपनी बैलेंस शीट बनाया होगा। इसकी बैलेंस शीट में 2 चीजें होंगी, एक होगा एसेट्स, एक होगा एसेट्स और दूसरा होगा लायबिलिटी। जब फेसबुक खरीदा होगा तो फेसबुक ने व्हाट्सएप के किस चीज को देखा होगा?
व्हाट्सएप के बैलेंस शीट को देखा होगा और बैलेंस शीट में एसेट्स को देखा होगा और लायबिलिटी को देखा होगा। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं। ये सब बातें जानने के बाद आप महसूस करोगे कि यस, अब अकाउंट्स में मेरी पकड़ धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है। तो अब देखो, व्हाट्सएप को खरीदने के पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप के किस चीज को देखा? बैलेंस शीट को देखा। और बैलेंस शीट में देखने वाली दो ही चीज होती है, एसेट्स और लायबिलिटी, संपत्ति और देनदारी। पता चला कि इसके पास एसेट्स जो है वो है 50 करोड़ का और लायबिलिटी जो है वो है 20 करोड़ का। मतलब अगर व्हाट्सएप को फेसबुक खरीदता है तो उसके हाथ में एक लड्डू कितने का आएगा? एक लड्डू कितने का आएगा? 50 लाख का। और इसी हाथ से इसी 50 करोड़ का लड्डू आया। इसी 50 करोड़ के लड्डू में से भैया एक बात बताओ, खरीदने के बाद जब एसेट्स है वो फेसबुक का हुआ तो लायबिलिटी क्या व्हाट्सएप का होगा? लायबिलिटी भी तो फेसबुक का होगा। तो इस 50 करोड़ के लड्डू में से 25 करोड़ कहां चला गया? लायबिलिटी में चला गया। तो एक तरीके से अगर फेसबुक से पूछा जाए कि तुमने व्हाट्सएप के कितनी वैल्यू की कंपनी को खरीदा, तो तुम क्या बोलोगे? 50 लाख। व्हाट्सएप का कितना औकात था? व्हाट्सएप का औकात निकालना है, तो औकात कैसे निकालोगे? 50 में से 20 को माइनस करोगे। इसी औकात को अकाउंट्स में पता है क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। इसी औकात को। और नेट एसेट्स कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों, मजा आएगा। संपत्ति कितने की है? 50 करोड़ की है। देनदारी कितने की है? 20 करोड़ की है। तो व्हाट्सएप की औकात कितने की है? कितने की औकात है? 30 करोड़ की। देसी भाषा में औकात, अकाउंटिंग भाषा में व्हाट्सएप के पास नेट एसेट्स, शुद्ध संपत्ति। नेट एसेट्स को कहते हैं क्या? नेट एसेट्स को कहते हैं व्हाट्सएप के पास शुद्ध संपत्ति कितने की है? 30 करोड़ की शुद्ध संपत्ति है। अब एक बात बताओ, अगर इस शुद्ध संपत्ति 30 करोड़ के लिए अगर फेसबुक ने चुकाया 100 करोड़, कितना दिया? 100 करोड़। औकात कितने का था? दिया कितना? 100 करोड़। तो ये जो दिया हुआ ना बच्चों, अकाउंट्स में इस दिए को कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या कहते हैं? परचेज कंसीडरेशन। खरीद के लिए दिया गया पैसा। परचेज कंसीडरेशन का मतलब खरीदने के लिए दिया गया पैसा। परचेज कंसीडरेशन है 100 करोड़ का। अब एक बात बताओ, सवाल ये पूछा गया कितना ज्यादा दिया? कितना ज्यादा दिया? 30 करोड़ की हैसियत 100 करोड़ दे दिया। कितना ज्यादा दिया? 70 करोड़। ये 70 करोड़ क्या है? एक तरीके से फेसबुक के लिए तो नुकसान ही है, लेकिन अकाउंट्स में इसको कहा गया कि ये जो 70 करोड़ रुपया दिया गया, व्हाट्सएप अपनी तरफ से क्या कहेगा? अगर व्हाट्सएप से कोई पूछेगा कि कितना के तहार औकात रलख है? हुजूर 30 करोड़। तो कितना मिलल है? हुजूर 100 करोड़। कौन बात पर मिलल है इतना? कौन बात पर मिलल है? तो व्हाट्सएप कहेगा, रवा जानता नहीं, हमार गुडविल नु बा, इज्जत कमैनी, ऐप बनैनी, लोग इंस्टॉल कैलक, चलैलक, तब जाके जब सब लोग जान गेल, फेमस हो गेल, तब फेसबुकवा हमरा लगे आयल किने। कथी? व्हाट्सएप। तो हम कहनी कि बउओ औकात बा हमर 30 करोड़ के, लेकिन ए पर मेहनत भेल बा, गुडविल के पैसा हमरा चाही। तो गुडविल के कितना रुपया चाही? तो कितना कहलक? 70 करोड़। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज व्हाट्सएप के हिसाब से क्या बन गया? गुडविल। लेकिन एक्चुअल में फेसबुक के लिए क्या है? लॉस है। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करे, खरीदे, और क्या ये कहे खरीदते हमको 70 करोड़ का लॉस हो गया, कहीं से सही है? लोग भी हंसेगा। तो वो कहता है क्या? फेसबुक भी चौड़ से कहता है गुडविल का दिया है। क्या दिया है?
गुडविल का दिया है, कितना 70 करोड़। थोड़ा इज्जत बचेगा कि नहीं? या पहले ही मार्केट में हल्ला हो जाएगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा और फेसबुक को 70 करोड़ का लॉस हो गया, शेयर मार्केट डाउन, मार्केट में रेपुटेशन खराब। इसीलिए इज्जत बचाने के लिए कहा जाता है कि फेसबुक ने गुडविल दिया। क्या दिया? गुडविल दिया। और गुडविल निकला कैसे? तो गुडविल निकला कैसे? परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। देखो तुमको सारा फॉर्मूला भी एकदम बेसिक याद करा रहा हूं बचपन का, जिसका इस्तेमाल अभी होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कभी भी ये बेसिक्स चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़नी होती हैं। तो देखो जरा, पीसी कितना था? 100 माइनस एसेट्स था 70, 30 था, तो 70 करोड़ का क्या आ गया? गुडविल आ गया। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि ये गुडविल शब्द के मायने किसके हिसाब से क्या है और क्यों लिखा गया। बात समझ में आ रही है? एक काम करो, पहले इतनी मोटा मोटा बात तुम लिखो, इधर से लिखना शुरू करो। लॉस, ये चार्ट फिर से बनाना, लॉस बनाना, केस 2 हेडिंग दे देना, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर मैं तुमको मुद्दे तक पहुंचाता हूं। और कल इसी चीज को मैं अच्छे से डिक्टेट करके लिखवा दूंगा। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। गुडविल को हिंदी में क्या कहते हैं? ख्याति। क्या कहते हैं? ख्याति। इस चीज को मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो रहे होगे। इसको भी कहीं ना कहीं लिख लेना भाई कि इसको एसेट साइड में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, या घर जाके अपनी भाषा में लिख लेना। अभी आपको हर चीज़ घर जाके रिवाइज करना है और अपनी भाषा में लिखना है। समझने के बाद दिक्कत हो, वीडियो को बार बार देखना है। और एप्लीकेशन को हमारे बच्चे डाउनलोड कर लें जो भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे ही डलेगी। प्ले स्टोर पर सर्च कर लें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। तेजी में लिख भाई, बहुत स्लो लिख रहा है। टन टन। क्लास नोट्स जो बनाना है वो रफली ही बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं कि आपको घर जाके जब एक बार जरूर देखना है, वरना 5 दिन के बाद देखोगे तो हम ही को गाली दोगे, बोलोगे कहाँ क्या लिख दिए, पता ही नहीं चल रहा है, खुद समझ में नहीं आएगा। तो एक बार 2 बार घर जाके इसके बारे में माइंड मैप तैयार करना है।
ये है कारण कि इसको हम लोग एसेट साइड में क्यों रिकॉर्ड किए हैं। यहां से समझते चले और कहां जाके छोड़ दिए हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, और जैसे एसेट्स आ गया ये कहां चला गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये आपको घर पर जाके बोल बोल के रिवीजन करना है, वरना भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके इसी बीकॉम में एक चैप्टर आएगा एमैलगमेशन ऑफ कंपनी, जहां पर ये कॉन्सेप्ट खूब यूज होगा, पीसी और गुडविल का। हो गया? वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो। अबे कितना लिख रहे हो कि खत्म नहीं हो रहा है? इतना लिखवा दिए हैं क्या? चलो समझो जरा, इधर खत्म करते हैं फटाफट। अब असली कारण तक आए कि इसको गुडविल में हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे। देखो जरा, मैंने कहा कि इस प्री पीरियड में अगर आपको लॉस हुआ है, मैंने कहा क्वेश्चन में दिया कि प्री पीरियड का जो लॉस है वो है 10 करोड़ का। कितने का है? 10 करोड़ का लॉस है। 10 करोड़ का लॉस है। एक बात बताओ, जब आप इस बिजनेस को टेक ओवर करोगे, जब आप इस बिजनेस को टेक ओवर करोगे का मतलब है कि खरीदोगे। खरीदोगे तो आपको पैसा देना होगा। क्या देना होगा? पैसा देना होगा। मान लो मैं यही एग्जांपल व्हाट्सएप पे लगा देता हूं कि व्हाट्सएप अभी प्रोसेस में ही था और ये देख के सामने वाले के मन में, व्हाट्सएप अभी बना नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप अभी बना नहीं है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, लेकिन सामने वाले को लगा कि ये काम, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसका प्रोजेक्ट और दिमाग अच्छा चल रहा है। तो व्हाट्सएप के बनने के पहले ही, व्हाट्सएप के इनकॉर्पोरेट होने के पहले ही किसी ने उसको क्या किया? टेक ओवर किया। और बनने के पहले का लॉस कितना हो गया था कंपनी को? 10 करोड़। लॉस कैसे हो सकता है बनने के पहले? तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, पैसा कुछ नहीं आया।
इसका मतलब वो लॉस ही तो है। तो व्हाट्सएप को इनकॉर्पोरेट होने के पहले ही लॉस हो गया कितने का, 10 करोड़ का। व्हाट्सएप को खरीदने के लिए कितना पैसा मांगा गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 करोड़। तो व्हाट्सएप को खरीदने के लिए मांगा गया परचेज कंसिडरेशन था 100 करोड़। तो एक बात बताओ ना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिस कंपनी ने व्हाट्सएप को खरीदा उसकी एक्चुअल लागत कितनी आई, उसको एक्चुअल कितना पैसा पड़ा, तो देखो जरा, जो पैसा उसने दिया खरीदने के लिए और जो कंपनी का लॉस है ये भी तो उसमें शामिल हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में हकीकत में कितना पैसा पे करना पड़ा व्हाट्सएप को, 110 करोड़। क्या इस बात से सहमत हो कि 100 करोड़ नगद दिया और 10 करोड़ का लॉस था, तो वो भी तो उसके कॉस्ट का ही हिस्सा होगा। 110 करोड़ और नेट एसेट्स कितने की थी, और व्हाट्सएप के पास नेट एसेट्स कितने का था, 30 करोड़ का था। तो एक बात बताओ तो जरा, गुडविल निकालो। यहां गुडविल कितने का आया, यहां गुडविल कितने का आया, 80 करोड़ का आया। एक बात बताओ, और अभी पिछले क्वेश्चन में गुडविल कितने का आया था, 70 करोड़। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो 80 करोड़ अब जो गुडविल निकल के आ गया, इस गुडविल में 10 करोड़ लॉस भी तो शामिल है। इस गुडविल में 10 करोड़ लॉस शामिल है कि नहीं है। तो भाई इसी कारण से ये जो प्री पीरियड का लॉस है 10 करोड़ का, इसको मैं कहां लिखता हूं, गुडविल अकाउंट में लिखता हूं। बहुत गहरी बातें बता दिया हूं और बहुत अंदर तक जाके बातों को समझा दिया हूं। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो सीधे सीधे रट लो कि लॉस को 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं, बात खत्म। और कारण से जानोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, सीधी सी बात है। तो इन चीजों को घर पर जाके आपको बार बार बोलना है। चलो फटाफट ये एग्जाम्पल लिखो तो, एक बार लिखो तो एग्जाम्पल, कि इसको मैंने गुडविल अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, ये इसका कारण है। जल्दी से एग्जाम्पल बना लो, कहानी खत्म करते हैं। और इसको घर जाके अपने से सारी चीजें जो तुम कॉपी में लिखे हो अपने से बोल बोल के पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या समझा, तो ये समझा कि प्री पीरियड प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, और प्री पीरियड लॉस जो होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा। प्री पीरियड प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। और प्री पीरियड लॉस जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो यही आपने देखा, या तो करेंट एसेट्स और कहाँ, गुडविल। हाँ, करेंट एसेट्स में ही क्या आ गया, अदर करेंट एसेट्स, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, अदर करेंट एसेट्स और या फिर गुडविल। 2 मिनट वेट कर लो, या फिर गुडविल। चलो लिख लो, समरी लिख लो। इन्हीं 2 को समझने के लिए पूरी क्लास लगा दी। कहने को सिर्फ 2 शब्द हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जो भी चीजें आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर आप बता दें। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, ठीक है बच्चों। और रेगुलर रिवाइज करो, रिवाइज करके हर क्लास में आओगे तो तुमको मजा आएगा। अब तुम ग्रेजुएशन के बच्चे हो, मैच्योर बच्चे हो,
तुमको बार बार समझाने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आप में समझदारी आ चुकी है, इसलिए मेरे बोलने का वेट ना करें। हर दिन की क्लास आप रिवाइज करके आएँ पूरी क्लास को, तो आप देखें आपका अकाउंट्स पे पकड़, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा पूरे जीवन काल में इस क्लास में आने वाला है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, मिलते हैं कल बच्चों। रिवाइज करके आना है।